हमारा म्यूजिक जो है ना दुनिया में वो पॉजिटिव वाइब वाला है। तो जब म्यूजिक को लोग बागों ने देखा कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा इल्म है, तो उसके अंदर उन लोगों ने लकीरें बना दी। लकीरें बना के तो उसको शास्त्रों में उतार लिया, तो वो शास्त्र संगीत बन गया। और फिर उसको डिसिप्लिन, उसका एक कायदा कानून बना दिया। आई वेंट टू एम्स्टरडैम, आई वेंट एंड लर्नड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मंजिल पाने की और मैं कुछ इतनी दूर निकल आया कि खुद के बनाए हुए निशान भी भूल लिया। जो फीमेल एनर्जी है इसके कभी रॉन्ग बुक में मत आना। ये देखो भाई, मैं अभी फीमेल्स की बात कर रहा था, ये हमारे आगे और ये सवाल आप लोगों से भी कि अगर आपकी एक माँ है और एक बाप है और आप दोनों से प्यार करते हो और आप एक रोटी कमा के आते हो, तो आप क्या करोगे? पापा ने बोला अल्लाह पाक उसको नवाज रहा है, उसके रास्ते मत जा, जब तेरा टाइम आएगा तेरे रास्ते कोई नहीं आएगा। अगर आप स्टोरी टेलर नहीं हो ना, तो आप अपनी औलाद के दोस्त नहीं बन सकते। कनेक्ट विद द किड्स। वो जुलाब की गोलियां ना रखी, तो बोले वो हाँ मैंने लिया। लाइफ इज वेरी इजी, यू शुड नो हाउ टू लिव इट। लाइफ इज वेरी फनी, यू शुड नो हाउ टू लव। ये क्या है? तो मैं बोला देख, मैं देने वाला था तुझे 500, क्योंकि तूने पहली बार काम किया, मैंने तुझे सिखाया, तो 490 गुरु दक्षिणा। बंबई वाले हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द म्यूज़िक पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने तकरीबन 25 सालों से न जाने कितने सारी सुपर हिट फिल्में और सुपर हिट गानों पे काम किया है। प्यार किया तो डरना क्या, पार्टनर, दबंग, हाउसफुल, टू, वांटेड, दबंग की पूरी सीरीज़, जय हो, मैं तेरा हीरो और न जाने कितने सारे गाने। अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिकल वर्क, ही हैज़ ऑल्सो वर्कड एज एन एक्टर, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ सिंगर एंड इज़ अ ग्रेट बिजनेस मैन, इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। ये तो ये म्यूजिकल अचीवमेंट जो उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल डुओ साजिद वाजिद के साथ की है, लेकिन उसके अलावा ही इज़ एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ आइडियाज़। और जब भी वो मेरे से मिलते हैं वो बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद मैं ज़िंदगी भर याद रखता हूँ। तो ऐसे ही कमाल के आज हमारे गेस्ट हैं मेरे भाई साजिद भाई। वैसे तो लोग बाग हाथ मिलाते हैं शो पे, हम हमारा टकला मिलाएंगे। हाउ आर यू? इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग एक दूसरे के साथ अलाइन करता है। और इतनी तारीफ मेरी एक्चुअली है ना, बहुत दिन हो गए किसी ने करी नहीं। तो अच्छा लगा यार, काफी कुछ मतलब मैंने काफी काम कर रखा है। काफ़ी काम किया हुआ। बहुत यार। तो आज मज़ा तो आता वाजिद भाई साथ में होते। वाजिद भाई साथ में ही है। हाँ, ये बात भी सही है। वाजिद भाई का मैं बताऊं, वाजिद भाई का जो मोहब्बत है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और वो मेरे साथ हमेशा है। एंड इस वक्त प्लीज़ फील दैट कि साजिद वाजिद साथ में बैठे हैं। एंड कभी कभी वाजिद बात करेगा, कभी कभी साजिद बात करेगा उससे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आई लव यू ब्रदर। जैसे आपको देख रहा हूँ ना, तो वो सारा ऐसे ही यादें ताज़ा हो रही है। तारसेम और हमारा ज़िंदगी काफ़ी पुरानी स्टोरी है, काफ़ी टाइम से है। और काफ़ी पहले से हम दोनों एक दूसरे को मतलब लिटरली मोहब्बत करते हैं। हिज फैमिली इज़ लाइक माई फैमिली इज़ लाइक हिज फैमिली। और ये इंसान बहुत ही बढ़िया इंसान है, वरना अपना फोकट में कोई इंटरव्यू ले नहीं सकता। तो सरकार पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहला सवाल है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपको किसी ना किसी तरीके से जानते हैं। कोई सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर समझता है, कोई बिजनेस आइडियाज़ वाला बंदा समझता है, कोई अच्छा दोस्त समझता है, कोई आपको पैसा कमाने का जरिया समझता है। हर आदमी के मन में एक अलग साजिद है, बट असली साजिद कौन है आपके हिसाब से? वाह यार, क्या डिफरेंट किस्म का सवाल पूछा है। कितने इंटरव्यू में मैं जाता हूँ, लोग बाग सवाल भी इतने अजीब अजीब से पूछते हैं कि जवाब देने का भी दिल नहीं करता है। एक्चुअली साजिद इज़ आई थिंक आई एम अ मिस्टेक मेकर। एंड मेरी जो दिशा है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें अपनी मिस्टेक्स से बहुत सीखी हैं। मुझे बचपने से हमारी जो परवरिश हुई, हमें कोई ऐसा ऐसा नहीं मिला जो, क्योंकि मॉम डैड भी हमारे पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे ऑफ कोर्स दे वर फ्रॉम द फैमिली, घराना, एक तहज़ीब था, एक तमीज़ थी। बट मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें है ना मिस्टेक से सीखी है। और कहीं न कहीं हमें है ना बचपने से सिखाया जाता है मिस्टेक ना करने पे। करेक्ट। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे मत ये करो, वैसे मत करो। बट जब तुम वैसे करके देखते हो ना, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ राज़ छुपे हुए होते हैं।
तो मैंने ज़िंदगी के कुछ राज है ना मेरी लाइफ के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, जो मेरी मिस्टेक्स से मैंने सीखे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं उस किस्म का आदमी हूँ कि अगर मुझसे गलती होती है तो आई नो देयर इज़ नोबडी टू पनिश मी, तो आई पनिश माई सेल्फ एंड मैं वापस से उसको दोहराता नहीं। एंड वाजिद के साथ एक ज़िंदगी का दौर ऐसा निकला जो कहीं ना कहीं से ऐसा था कि उसने वो मुझे कंट्रोल कर लेता था। बट आई एम फुल ऑफ मिस्टेक्स, यू कैन वेरी वेल, आई डोंट नो लोग बाग समझेंगे इस बात को कि नहीं समझेंगे, बट आई बिलीव मिस्टेक इज़ क्रिएटिविटी। वेल सेड भाई। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है ना, तो कुछ ऐसी 5-7 चीज़ें आती हैं उनके दिमाग में शुरुआत से लेके अभी तक, जो वो कभी भूल नहीं सकता। उसमें टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उसमें मेजर अचीवमेंट्स होती हैं, उसमें ज़िंदगी की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उसमें ज़िंदगी की बहुत सारी सीख होती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप भूल नहीं पाते अच्छे और बुरे तरीके से। तो हम इत्मीनान से अगर आपसे आपकी पूरी कहानी सुनना चाहें तो बस ओवर टू यू। एक्चुअली मेरी कहानी है ना बहुत रोलर कोस्टर है दोस्त। लाइफ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ गई। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि यू नो साजिद वाजिद की एक कहानी है, वो एक कहानी है, एक साजिद की एक अलग कहानी है। सो पता नहीं, ज़िंदगी को मैंने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। दोस्तों को मुंह फेरते हुए देखा है एंड दुश्मनों को बदलते हुए देखा है। ज़िंदगी बड़ी अलग है। तो बट सक्सेस का मज़ा लिया है हमने, बड़ी मेहनत करी है। हमारे डैड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे। हमारे नाना उस्ताद पद्मश्री फैयाज़ अहमद खान साहब। हम वी बिलोंग टू द म्यूज़िकल घराना। मगर मेरी पैदाइश कुछ ऐसे एरिया के अंदर और मेरी बचपना कुछ ऐसे लोगों के अंदर कटा कि इट वाज़ वेरी वेरी डिफरेंट, लाइफ वाज़ वेरी डिफरेंट। बट वही सब चीज़ आप हमारे म्यूज़िक के अंदर देखोगे तो हमारे म्यूज़िक में एक अकड़ आप देखोगे। हमारी पर्सनैलिटी उसमें निकलती है। हमने हमारी जितनी भी चाहे बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, सोच और विचार जो भी था वो हमारे म्यूज़िक की तरीके से दोहराया। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊँगा, पार्टनर का म्यूज़िक हमने बहुत एग्रेशन में दिया था। हमें बड़ा गुस्सा था उस वक़्त। हम लोगों ने मुझसे शादी करोगी गोल्डन जुबली फ़िल्म आई थी और हमारे पास काम नहीं था। 1.5 साल तक काम नहीं था। एंड फिर उसके बाद पार्टनर भी मिली और फिर पता नहीं क्या इंटरनल पॉलिटिक्स, ये वो, अभी क्या किसी का नाम लूँ सब कर लोग सब मिलके इन लोगों ने डिसाइड किया कि साजिद वाजिद हटेंगे। बट खैर वो नसीब थे हमारे, या सलमान खान चाहते थे कि पार्टनर वो साजिद वाजिद की फिल्म थी, वो हमारे नसीब में आई। तो उसका म्यूज़िक आप जब सुनोगे तो उसके म्यूज़िक के अंदर आपको एक एग्रेशन नज़र आएगा। भम मरिया मरिया भम भम दारा और लम्बे Attitude है। लम्बे, उसमें एक स्वैग था, एक एटीट्यूड था। और उसमें हम लोग एक्चुअली साजिद वाजिद बताना चाहते थे कि मे बी वी आर नॉट द बेस्ट बट नोबडी इज लाइक अस, वी आर यूनिक। पार्टनर का म्यूजिक हुआ एंड उस वक्त आई रियलाइज एंड दैट म्यूजिक बिकेम लाइक मैडनेस, Yes. मगर कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमने इतने बड़ा काम किया। हमें एक चीज़ का बड़ा प्राउड रहा है कि टचवुड वी वर वेरी लकी दैट वी गॉट एसोसिएटेड विद अ स्टार who's a bloody damn the biggest star right now. एंड उस आदमी का एक हम लोगों ने करीबन नियरली 3 डेकेड्स काम किया यार। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक कितनी फिल्में साथ में करी हैं। एंड आज तक हमने ना तार से एक भी गाना चोरी नहीं किया। ट्रू। हाँ आपके ऊपर कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी, कोई टैग कुछ भी नहीं है? हाँ, तो कहने का मतलब हमने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं, कितनी सारी फिल्में करी हैं। और पापा का हमारा हमेशा यही कहना रहता था कि अगर तुमने किसी चीज़ चोरी कर ली या इंस्पायर हो उससे, सोचो उससे अच्छा बनाने की सोचो तो उससे अच्छा बना सकते हो आप। मगर उसके जैसा मत बनाओ। उस इंस्पिरेशन, चोरी को इंस्पिरेशन का नाम मत दो। कितने लोग बोलते हैं कि मैंने इससे इंस्पायर, अरे इंस्पायर क्या, पूरा आइडिया तुमने उठा के मार दिया और सक्सेस उससे ले ली। मतलब दुनिया आपको सक्सेस में दिखा रही है वो जो किसी और का काम है। तो कहीं ना कहीं हमारे घराने में, जस्ट बिकॉज वी वर फ्रॉम घराना, तो हमारे अंदर वो एक एटीट्यूड था, एक स्ट्रीट स्मार्टनेस थी। तो वो हमारे इस काम में आई कि नो, वी विल ऑलवेज बी ओरिजिनल। क्योंकि कितने बड़े बड़े जो गाने जो सुपर हिट हुए हैं, जो लोगों को ट्रेंड सेटर हुए हैं, वो चोरी के गाने थे। और आप लोगों को बाद में पता चला, मगर उस वक्त तो वो ट्रेंड सेटिंग करके चले निकल गए।
मतलब कितना बड़ा बड़े गाने में आई डोंट वांट टू नेम दोज पीपल, मेरे ही दोस्त भी हैं, मेरे ही कलीग हैं, साथ में ही काम करते हैं, बट देन हम इस बात से वी आर वेरी प्राउड कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी का नाम ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए होगा तो वो हम दो भाइयों का होगा। तो वी फील वेरी प्राउड एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू पोर्ट्रे माय लाइफ टू द पीपल कि हम दोनों भाइयों में हमारी हमारी एकता ऐसी थी कि हमने कभी किसी चीज़ को बीच में आने नहीं दिया। ज़िंदगी के अंदर कभी बीच में आने नहीं दिया। जब भी उसको मेरी ज़रूरत लगी मैं उसके लिए खड़ा था। जब मुझे उसकी ज़रूरत लगी मैं खड़ा वो मेरे लिए खड़ा था। कभी लाइफ़ में हमारे बीच में किसी चीज़ को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब तारतम्य में तुम्हें बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर है ना, मैंने देखा मेरे डैड मतलब टॉप के म्यूज़िशियन थे। मगर मेरे डैड की एक टाइम तबीयत ख़राब हुई और हमारा घर बिक गया, हमारी गाड़ी बिक गई, मम्मी के ज़ेवर बिक गए। तो मैं बचपन में सोचता था कि यार मैं मेरे डैड की जितनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे डैड वाज़ ही वाज़ अ मतलब वो नींद में भी उनकी प्रैक्टिस चलती थी। तो मैंने देखा कि यार मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक आदमी एक बार बीमार होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई। हम लोग वी वर लाइक बैंकक्रफ्ट, वी वर ऑन द रोड। तो आई वांटेड टू बिकम अ बिज़नेसमैन। I wanted to, do something where my family people or where my people will never face any problem. I want to become a very big guy. उस वक्त मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त मेरे को लगा कि बम्बई शहर मेरा है और मैं बोला खोद और निकाल अपने हिस्से की रोटी। एंड देन आई रियलाइज़ कि वाजिद मेरे भाई बचपन से मेरी ज़िंदगी है ना मेरे भाइयों के लिए बहुत रही। कितने लोग होते हैं ना जो कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं ये मेरी बहन है, ये मैं इसके लिए कर दूँ। मेरा वो था, मैं मेरे भाइयों का था और मेरे भाई मेरे थे। मतलब दैट इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी कॉमन थिंग विच इज़ वेरी अनकॉमन राइट नाउ। तो ये हमारे रिश्ते थे। हमने अपने माँ बाप को वो हमेशा हमारी ज़िंदगी, हमारी सक्सेस, हमारी तरक्की, हमारी मीटिंग्स, हमारे स्टार्स, हमारी दुनिया से बड़ा समझा। और वो आज भी है। हाँ, हमने हमारे फैमिली वालों को, जिसको जिसकी ज़रूरत रही, साजिद वाजिद ने कभी किसी को, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्शन के अंदर आई विल टेल यू वन थिंग, लोग बाग अपने सगे भाई को मॉनिटर रूम में नहीं लाते कि ये सगा भाई आएगा तो मॉनिटर रूम में दिमाग चलता है, कंपोज़र बात करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, ये सीख जाएगा और फिर ये मेरे पेट पे लात मारेगा। मगर हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने पूरी दुनिया को आज आज साजिद वाजिद का माशाल्लाह से इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में मतलब द लेटेस्ट अवार्ड उठा के लेके चले गए। सो दे ऑल आर मेकिंग मनी एंड अल्लाह ना करे कभी उनसे कोई 2 पैसा कमाने की सोचा। सबको अच्छा किया कि फैमिली के लोग हैं, सब बढ़ेंगे और आज सब बढ़ ही रहे हैं। माशाल्लाह से नाम लेते हैं, सब इज़्ज़त से नाम लेते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज़ व्हाट वी अर्न्ड आउट ऑफ लाइफ कि इज़्ज़त इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो दाग ना लगी हो, वही होती है इज़्ज़त। करेक्ट। तो भाई मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करता हूँ जर्नी को। अगर अपनी जर्नी में आप बोलोगे कि यार ये मेरे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे लाइफ में जहाँ पे टर्न अराउंड हुई है लाइफ। जब मेरे डैड का हॉस्पिटल में थे मेरे डैड, और मैं तभी कमाता नहीं था। तो वाजिद दुबई में काम करता था, वो गज़ल सिंगर के साथ गिटार बजाता था। तो वाजिद भी अपनी नौकरी छोड़ के आ गया था। पापा हॉस्पिटल में थे और मेरे डैड को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे, तो पापा को वहाँ अटैक आ गया। तो वो 25-25 हज़ार रुपये के एक इंजेक्शन तभी होते थे बॉम्बे हॉस्पिटल में। तो हमारी बैंड बज गई थी। तो उस वक्त है ना मतलब आशा बाई मेरे डैड को अपना भाई मानती थी और नदीम शरवण, बप्पी दा, पापा ने सब टॉप ब्रैकेट के म्यूजिशियंस के साथ काम किया है और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो मुझे पता चला, आई थिंक मे बी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम ओपनिंग दिस थिंग। तो पता चला कि सब म्यूजिशियन सब लोग सब मिलके पैसे जमा कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे कान में आवाज़ आई कि ना ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं पापा के को देने के लिए। वो चंदा इकट्ठा करना ना, तू यकीन नहीं मानेगा, वो मेरी ज़िंदगी का वो वक्त था। उस वक्त जो मुझे गैरत आई, मतलब अपने आप को जो मैंने हेट किया है, मतलब ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी किसी ने मेरी इंसल्ट करी है तो भी मैं इतना अपने आप को हेट नहीं किया हूँ या मेरे से गलती है। वो आवाज़ सुन के कि नालत है तेरे ऊपर कि तेरे होते हुए तेरे बाप के लिए ऐसा किया जा रहा है। एंड देन आई ट्विस्टेड माई लाइफ। टच वुड, आई नेवर टुक एनी मनी फ्रॉम एनी बडी एंड आई डिड व्हाट आई डिड वाज राइट दैट टाइम।
and I somehow got my family out of the crisis, the money problem. And मैंने जिस तरीके से मेरे फैमिली को उससे निकाला, मेरे डैड मुझसे नाराज़ हो गए थे। तो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वो बहुत मेजर था। फिर वही पॉइंट मेरी ज़िंदगी का जब मेरे डैड नहीं रहे, तो मैंने बहुत अपने आप को अकेला समझा। मैं एम्स्टर्डम चला गया। पापा बोलते थे कि तू म्यूज़िक सीखना चाहता था और जब पैसे नहीं थे, तो तेरे को सिखा नहीं सकता था। तो बोले अब तेरे पास पैसे भी हैं, तेरा नाम भी है। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पापा नहीं रहे तो आई विल डू व्हाट माय डैड टोल्ड मी। सो आई वेंट टू एम्स्टर्डम। आई वेंट एंड लर्न्ड इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। मैं वहाँ मतलब डेविड गेटा और हार्डवेयर इन लोग के कंपनी के अंदर आ गया और वो उनके एडीआई और उसमें जाने लगा और सुनने लगा और बैठने लगा। मतलब 3-3 4-4 गाने करने वाले लोग मुझे लेक्चर देते थे और मैं 100 पिक्चरें करने वाला बैठ के सुनता था और हाँ बैग लेके घूमता था। वो अकेला मेरे को हो गया था। फिर उसके बाद यार जब मेरी वाइफ ने वाजिद के लिए किडनी दी, दैट टाइम मैंने बहुत अपने आप को लाचार फील किया। मतलब हमारे पास पैसा भी था, रसूख़ात भी थे, नाम भी था और मतलब कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता था। एंड देन शी डिसाइडेड टू गिव हर किडनी टू वाजिद एंड दैट टाइम आई गॉट, मतलब मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ कि ये लोग दोनों जब वो वाजिद का एक वीडियो भी है जब वाजिद ऑपरेशन में से गा रहा है और मैं भाई के लिए तो हुड़ हुड़ दबंग हुड़ हुड़ दबंग, वो मेरे लिए हुड़ हुड़ दबंग गा रहा था मगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं वो अंदर क्या चल रहा था हाँ, उस टाइम? because there were two people important in my life was my wife and my brother and they both were on the and I was out and I didn't know how I will take care of the family and what will happen. जब वाजिद को आईसीयू में रखा था ना तो मुझे ना नहला के तो वाजिद को बोले कि देख आखिरी बार देख लो। तो तू यकीन नहीं मानेगा मेरे पाँव के नीचे ना मैं ऐसा हो गया था जैसे 100 ग्राम का इंसान। और मैंने ना उस वक्त सिर्फ सोचा कि मैं मेरे भाई को मिलना चाहता हूँ। अब जब फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना था, अबे हवा टाइट हो रही थी लोग बागों से हाथ मिलाने के लिए। तो उस वक्त तेरी कसम मेरे दिमाग में ये था कि मैं रेडी हूँ तेरे साथ जाने के लिए, वरना कौन कोरोना के आईसीयू में जाएगा। तो आई हैड दैट हार्ट फॉर माय ब्रदर, वो जज्बा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने भाई बहनों के लिए। और मैं वापस आ गया, इसका मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरा सफ़र कहीं और लिखा है ना? तो अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जो मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा, अगर उसकी मर्ज़ी रही। एंड व्हेन वाजिद वेंट एंड दैट टाइम आई वाज़ इन सो मच ऑफ पेन दैट आई स्टॉप्ड फीलिंग पेन, and that time I realized that my family needs me and I have to be very strong. My family thinks that I'm a very strong guy. My entire family, my entire khandan, or maybe all my friends, whoever knows me, they know me as a very strong guy. And that strong guy was literally, he was like done. एंड मगर वो मेरी माँ मुझे देखती थी तो मेरे को खड़ा रहना पड़ता था। मेरी वाइफ जिसने किडनी दी वो मुझे जब देखती थी जब वाजिद को, तो मुझे खड़ा रहता। तो मैं रात वो तो यकीन नहीं मानेगा मैं घर से चला जाता था, स्टूडियो में अकेला बैठा रहता था 8-8 9-9 दिन अकेला, मतलब लाइट बंद है और मैं रोते रहता था, बैठे रहता। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग वाजिद, आई सेड वाजिद यार मेरे को है ना रोना नहीं है, मेरे को ये वक्त है ना, इस वक्त को खाली नहीं जाने देना है। मेरी ज़िंदगी के अंदर ये वक्त है ना, मेरे लिए वो वक्त नहीं बनना चाहिए कि जहाँ मैं बोलूँ कि ये गैप आया। मैं इस ज़िंदगी के इस वक्त को है ना इतना खो दूंगा कि इसमें से है ना पता नहीं क्या निकालूंगा। और मैं अपना काम करने लगा, मैं म्यूज़िक बनाने लगा। मेरे को कोई म्यूज़िक कंपनी की नहीं पड़ी है, मेरे को कोई प्रोड्यूसर की नहीं पड़ी है, मुझे ये नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब एक जोड़ी जब टूटती है तो लोग बाग अपना कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। और क्या बड़ा बड़ा काम है यार, हम भी अगर उनकी जगह होते तो हम भी शायद वैसे ही बिहेव करते हैं। एंड आई डोंट वांट टू फोर्स माय पीपल, दोज हु लव मी एंड दोज हु रिस्पेक्ट मी। फिर वो सोचे कि अरे साजिद आ गया है यार, अभी ये म्यूज़िक की बात करेगा, अभी ये करेगा। तो मैं वो जोन में ही नहीं पड़ा, मैं अपना म्यूज़िक बनाता गया। And I started doing, and yes, of course, I'm doing something very big, which inshallah अगर आप लोगों की दुआ रही, so I will prove in my life. फैंटास्टिक भाई, आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। जैसे आपने मेरे को एक बार बोला था कि एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं और 1 रोटी है, हाँ, तो तुम कैसे बांटोगे? तो मैंने बोला कि भाई मैं आधी आधी रोटी दोनों को दे दूंगा। मैं हंसने लगा। और यही सवाल आप लोगों की से भी कि अगर आपकी एक माँ है और एक बाप है और आप दोनों से प्यार करते हो और आप 1 रोटी कमा के आते हो, तो आप क्या करोगे?
तो इसने बोला मैं आधी रोटी माँ को दे दूंगा, आधी रोटी डैड को दे दूंगा। मगर आधी रोटी माँ को और डैड को देगा तो एक टाइम पे फिर इस ये गिर जाएगा, माँ बाप की रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं होता तो आधी रोटी मैं खाता, पाव पाव रोटी अपने माँ बाप को देता, फिर कभी पाव रोटी मैं खाता, कभी आधी आधी रोटी उनको देता। किसी तरीके से मैं उसको इस तरीके से बैलेंस करता लाइफ में। खैर ये तो बहुत बेहतरीन इंसान है, क्योंकि इसकी बीवी खूबसूरत है, वो इससे प्यार करती है, इसके घर में सुकून है, ये चैन की नींद सोता है। इट मीन्स ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। अगर ये वेरी नाइस नहीं होता तो बीवी बहुत परेशान करती है, घर में टाइम पे खाना नहीं मिलता। तो अच्छे आदमी की पहचान ये, जिसकी बीवी मुस्कुराती भी हो ना, समझ जाना है आदमी बहुत बढ़िया है। ये तो खैर जिंदगी का स्ट्रगल है, और कहीं ना कहीं ये जो आग है ना, ये सब आग है ना, अपने लोगों से मिलती है। अगर आप अपने लोगों को प्यार करते हो ना, अपने भाई बहनों को, अपनी माँ बाप को, और अपने, तो तुम्हारे अंदर एक जज्बा आता है, और एक वो जज्बा है ना, तुमको है ना कहीं की कहीं ले जाता है। और मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैंने और वाजिद ने डिसाइड किया था कि जब हम लोग है ना ये एज में आएंगे ना, मैं ना हमने कमा लिया है, पैसा कमा लिया है, और अब हमारे यार दोस्त पूरे वर्ल्ड में है, मैं ना वाजिद सिर्फ घूमे फिरेंगे, मजे लेंगे लाइफ में। और मैं देख रहा हूँ कि इस एज के अंदर आके, जब मैंने सोचा था ऐसा होगा, ऊपर वाले ने मेरे को एकदम हंगरी बना दिया। तो आई एम रियली लविंग द सेकंड पार्ट ऑफ मी, which I'm still quiet. Maybe I don't know, maybe I'll go quiet, or I'll start screaming again back in Bollywood again. मैं वो स्टोरी एक्चुअली याद भी आपको इसलिए दिला रहा था, आपने अपने लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है कि ये आपने सीखा यार, ये मैं फॉलो करता हूँ, दिस इज़ लाइक। देखो मेरे डैड है ना, मेरे डैड जब मैं छोटा था ना, तो मेरे डैड जब अब्रॉड जाते थे ना, तो हमारी घर की नौकरानियों के से सर पे हाथ रखवाते थे। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, तो मैं समझ नहीं पा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पापा से पूछा, मैं बोला पापा ये क्या गेम है तुम्हारा? तो बोलते बेटा, ज़िंदगी के अंदर अगर तुझे सक्सेस पानी है, और अगर तुझे ज़िंदगी में मुकद्दर का सिकंदर बनना है, तो ये जो फीमेल एनर्जी है, इसके कभी रॉन्ग बुक में मत आना। और ये एनर्जी तुझे पता नहीं क्या क्या रूप में मिलेगी, के रूप में मिलेगी, तेरी गर्लफ्रेंड के रूप में मिलेगी, तेरी पता नहीं इसके रूप में मिलेगी, तेरी वो दाई माँ के रूप में मिल जाएगी। ये एनर्जी, औरत की जो एनर्जी होती है, ये इसमें, तो औरत की इज्जत कर। तू कभी फ्लॉप, मतलब तेरा कहीं बाल बाका नहीं होगा। यही एक एनर्जी है जो अगर तुझे ब्लेस कर देगी तो तेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मतलब तेरे सड़क खड्डा होगा तो खड्डा अपने आप भर जाएगा, तेरी मौत लिखी होगी तो तेरी मौत जंप कर जाएगी। तो मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी के अंदर औरत ज़ात की जो वैल्यू है, एंड ऊपर वाले ने मेरे साथ अब सिर्फ औरतें ही औरतें, मेरी बीवी, मेरी 2 लड़कियां, अभी वो छोटी सी टिंगू आ गई, वो भी लड़की मेरे घर में काम करते हैं, वो लोग भी है, फिर मेरी माँ है। तो सब औरतों के बीच के अंदर मैं और मेरा कुत्ता, हम 2 ही मेल हैं हमारे घर में। तो ये एक वो सीख है। और पापा का जब ऑपरेशन हो रहा था, तब पापा ने बोला था, तीनों भाइयों का सर मिला के हम मेरे सर पे रखा था, और बोला था कि नियत साबुत तो मंजिल आसान। तो ये चीज़ को मैं बहुत पकड़ के चलता हूँ, नियत साबुत तो मंजिल आसान। आपकी नियत में खोट आ गया तो आपका कैरेक्टर ही गया। करेक्ट। आप मतलब फिर चाहे आप कोई भी हो। और मेरे नाना बोलते थे कि जिसकी मैयत के अंदर 100 लोग, जैसे हम मुस्लिम में, तो जिसकी मैयत में 100 लोग, वो जन्नती। करेक्ट, सही बात। तो मैं बचपन से 100 लोग कमाने निकला हुआ, उसमें से तू तो कंफर्म है। जिस दिन मैं गया तू पक्का आएगा। लुगाई का फोन आ रहा है भाई, प्राइम मिनिस्टर को जरा देख लेता हूँ, चेक कर ले। नहीं चलने दो भाई। हाँ मैडम। हाँ ये देखो भाई, मैं अभी फीमेल्स की बात कर रहा था, ये हमारे आगे देखो, एनी टाइम इनके पास पावर है, एनी टाइम कॉल करना। चलो बाय बाय, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके, ये छोटी सी पियानो बजा रही है अभी। वाह। और देखो मैं एक और बात बताता हूँ, अपना जो काम है ना म्यूज़िक का, ये मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने मेरी बच्ची को एक मुस्कान, मुस्कान को मैंने भेजा वो टीवी के ऊपर काम करने के लिए। तो मेरी वाइफ है ना, बहुत वो पढ़ी लिखी है, तो बोले बच्चे डॉक्टर बनेंगे, बोले ये करेंगे पुलिस। तो मैंने मेरे बच्चों को एक दिन पूछा, मेरा बेटा तू डॉक्टर बनेगी ना? मेरा बहुत पढ़ाई करनी होती है। हाँ, मैं बोला बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं, लोग बाग के घर वर बिक जाते हैं डॉक्टर बनने का। मेरा उसके बाद सुबह में नहा धो के जब जाएगी ना, तेरे सामने मरीज आएगा,
ये नहीं है कि वो एक प्रोफेशन वैसा नहीं है। तो मैं बोला क्या तेरे पास वो ताकत है कि तू उसका हैंडल कर सकती है? क्या उस दिन भर की तकलीफ़ों को हैंडल कर सकती है? तो बोले नो डैड। मैं बोला कुछ ऐसे काम होते हैं दुनिया के अंदर, जैसे हमारा म्यूज़िक जो है ना दुनिया में, वो पॉजिटिव वाइब वाला है। करेक्ट। समझ रहे हो? पीस लाता है, शांति लाता है, हाँ, एंटरटेनमेंट आप लाता है। अकेले हो तो आप रेडियो चालू करो, आपका साथ दे देंगे हम भाई, आपके सफ़र तय कर देंगे। आप शादी में पार्टी कर रहे हो, आपका साथ दे देंगे भाई। आप रो रहे हो, आपका साथ दे देंगे भाई। तो वो कहीं न कहीं म्यूज़िक, तो हम लोग उस फैमिली से हैं जो इस दुनिया के अंदर है ना, एक खूबसूरत खुशबू डालने के लिए आए हैं। लोग बागों के दर्द को हल्का करने के लिए आए हैं। लोग बागों को रोते को हँसाने के लिए आए हैं। जो खुशियाँ बिखारने के लिए आए हैं। तो हमारा वो काम है। आफ्टर अचीविंग एवरी काइंड ऑफ सक्सेस, ये मेरी सोच है, मगर ये कोई बड़ी-बड़ी किताब में पढ़ के देख लेना तुम। ये होगा 100% होगा। कि आफ्टर अचीविंग एवरी काइंड ऑफ सक्सेस वन टर्न्स इनटू अ म्यूजिशियन। जब आपने सीखने सिखाने की बात की तो तालीम के बारे में थोड़ा बात करते हैं हाँ, कि आपने तालीम शुरू की थी मेरे ख्याल से 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या सारेगामा के कंटेस्टेंट्स को भी ट्रेन कर रहे थे उस टाइम। तो करंटली क्या प्लान है तालीम के लिए को लेकर? यार वाजिद के जाने के टाइम पे है ना, हमने सबकी फ़ीस वापस कर दी और अच्छा चल रहा था, मगर उसके जाने के टाइम पे फिर बाद में हमने ठीक नहीं समझा, एक ब्रेक लेना ठीक समझा। किसी को बताना याद नहीं है क्या, हम लोग गाड़ी में बैठे थे, मैंने आई टोल्ड यू हाँ, I remember। कि तारसेम शो की इंक्वायरी लेना बंद कर दे। तभी मैं तेरे को भी बताते हुए वो हो रहा था। हिचकिचा रहे थे। तो यार ये सब चीज़ है। तो अभी मैं तालीम को मैं बहुत अच्छी तरीके से लेके आ रहा हूँ और उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा कि जिसकी वजह से मतलब घर घर के अंदर तालीम है ना जाए, और वो होगा इंशाल्लाह। आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ, वो होगा। और साथ में अभी आप म्यूजिक लेबल भी चला रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्लान है। यार म्यूजिक लेबल का तो मैं तेरे को एक बात बताऊं, हमने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करी है ना, इतने बड़े बड़े गाने किए ना, कि अब म्यूजिक लेवल पे मैं इतने बड़े गाने पिक्चराइज नहीं कर सकता हूँ ना। मेरे पास इतना कोई पैसा है कि उस पर लगाऊं। मगर मैं है ना क्या करता हूँ, जब ये मेरे लेवल पे एक गाना रिलीज होता है ना, और वो जब रिलीज होता है तो उसको देख के मेरे घर वाले जो खुश होते हैं, मेरी माँ खुश होती है, तो मैंने ऐसी खुशी का एहसास देते कि वापस से सलमान खान की पिक्चर आ रही है, वापस से साजिद अहमद की पिक्चर आ रही है हमारी। तो वो वैसी खुश होती है वो एल्बम को देख देख के, वो एक गाने को देख के। तो बस उन लोग की खुशी के लिए मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि हाँ इसके ऊपर अब मुझे कुछ काम करना है, तो उस दिन फिर बात करेंगे। और आपने मेरे को बताया था थोड़े दिन पहले, मुझे याद है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ ये बात, कि यार लोग बोलते हैं कि आपने ये गाना कैसे बनाया है, धुन कैसे आई। आपने बोला वो आमद होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुम, मेरी सोच को तुमने पकड़ा इस वक्त। ये आमद का गेम बहुत बहुत तगड़ा होता है आमद। और एक और बात बताऊं तुम्हें, ये आमद तभी हो सकती है जब आपकी रूह साफ हो। करेक्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ, आमद भिखारी को भी होती है। कोई कोई भिखारी होते हैं, उनका मांगने का ऐसा तरीका होता है कि तेरी जेब फाड़ देगा तू। हाँ करेक्ट। तो मैं पापा को होते तो पापा बोलते थे, बोले दुआ मांगे तो आमद की दुआ मांग, कि तेरी आमद बरकरार है, करेक्ट। तेरी आमद बरकरार है। आमद क्या होती है? मतलब डिवाइन ड्रॉप। जो ये पॉडकास्ट है ना, इनको आमद हुई कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए आप लोग सब लोग बैठे हो, इसलिए हम सब इधर आके बैठे हैं। कोई भी सक्सेसफुल लाइफ ना लोगों के बगैर नहीं बनती। तो आपको कौन लगता है कि कौन कौन वो लोग हैं जो आपकी लाइफ की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं? यार सलमान भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एंड वैसे तो काफ़ी लोग रहे जिन लोगों के साथ मैंने काम किया। साजिद नडियाडवाला, डेविड सर, अक्षय भाई और अजय देवगन, लोग कितने कितने एक्टरों के साथ, चिची भैया लोग के साथ, काफ़ी लोगों के साथ हमने काम किया। मगर सलमान भाई के साथ हमारा एक रिश्ता मतलब एक अलग रहा, और कहीं ना कहीं शायद हमारा काम उसको रास आया, और वो हमारे काम को रास आया बिकॉज हमें मोहब्बत थी, हमें एक वो लगाव था। कहीं ना कहीं दिल करता था कि यार इसके लिए काम करने का दिल करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं सलमान खान को लाइक करता हूँ, उसको बहुत प्यार करता हूँ, तो ये तो दुनिया बात करती है। मगर अगर सलमान खान पलट के मेरे को बोलता है कि यार मैं भी साजिद तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे लाइक करता हूँ, तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तो ये एक बड़ी बात होती है। ऊपर वाले ने उसे इतना नवाजा है। मुझे प्राउड इस बात का फील होता है कि हम कभी सलमान खान के हैंगर नहीं रहे। वी वर नॉट अ हैंगर टू हिज सक्सेस, वी वर द कॉन्ट्रीब्यूटर टू हिज सक्सेस। वी ऑलवेज बिलीव दैट कि अगर साजिद वाजिद को लिया तो साजिद वाजिद का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। हमारा
किस तरीके से हम अपने भाई को प्रूव करके दिखाएं कि यस ब्रदर वी आर द बेस्ट। ऐसी कोई गलती है लाइफ में जो आप रिग्रेट करते हो? तो मेरे से गलती ये हुई कि वाजिद को, जब वाजिद ठीक हो गया तो वाजिद को मैं मम्मी को घर ले आया था 1 हफ्ता पहले। और मेरे को वाजिद को मैंने मम्मी को सब राशन वाशन दिया, घर पूरा स्टरलाइज करवा के पूरा सब कुछ करवा करू के मैं वाजिद को हॉस्पिटल से ले आया, ठीक हो गया, किडनी ऑपरेशन ठीक हो गया और वो चला गया। और पता नहीं 1 हफ्ते बाद 8 दिन बाद उसका मेरे को फ़ोन आया, मेरी वाइफ ने मेरे को उठाया। मैं रात में लेट आया था, मैं रात दिन उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं काम ही करते रहता था। तो मैं 12 बजे बहुत थका हुआ था, मैं उठा तो बोले वो वाजिद वापस से हॉस्पिटल जा रहा है। तो मैं बोला आप क्यों जा रहा है? तो बोले वो जा रहा है। तो मैंने बोला ला मेरे को फ़ोन दे। तो मैंने फ़ोन किया तो वाजिद एकदम खुश और एकदम मतलब बहुत अच्छी एनर्जी में था। और मेरे को बोलने लगा, बोले अरे साजिद भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, बोले कल मेरे को थोड़ा सा पल्पिटेशन हो गया और बोले मैं हॉस्पिटल में ठीक हूँ, बोले वहाँ मेरे दोस्त भी बन गए और लोग मेरा ख्याल भी रखते हैं। और मैंने बोला यार वाजिद ये क्या चक्कर है? मैं बोला, और मैं नींद में इतना था ना, बोला ये क्या चक्कर है? मैं बोला वाजिद इतनी मुश्किल से तो आप हॉस्पिटल से अपन घर आए, फिर तू जा रहा है। बोले यार मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। और मैंने उसको वो जाने दिया, वो मेरे को नहीं जाने देना चाहिए था उसको। और वो गया हॉस्पिटल में, उसको कोरोना हुआ। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ से बहुत रिग्रेट करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी एक छोटी सी डिसीजन है ना, आपको पता नहीं चलती है। मैं उसको कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकता था, मैं दुनिया को कन्विंस करने की ताकत रखता हूँ। मैं अपने भाई को कन्विंस करता, मैं उसके पास चला जाता था कि अबे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पागल है क्या, चल मैं भी यहीं रहता हूँ, चल अपन साथ में रहेंगे, मैं हूं ना तेरे साथ। और मेरे को उसको फ़ोन नहीं देना चाहिए था, फ़ोन ले लेना चाहिए था उसका। अभी तो यकीन नहीं मानेगा, सलमान भाई की यहाँ पार्टी थी, हम दोनों भाई हमेशा साथ में जाते थे, मैं अकेला चला गया। मेरे को, मैं पार्टी में गया, मैं सोचा था आज पार्टी करूँगा, ये करूँगा, एंजॉय करूँगा। मैं वहाँ गया, जो भी मुझे देख रहा था ना, वो मुझे अकेला ही देख रहा था। तो मुझे मतलब ऐसा हुआ, तू यकीन नहीं मानेगा, 10-15 मिनट बाद ना मैं चुपचाप पार्टी से उतरा और मैं चला गया। तो मेरा ऐसा सीन है। मगर हाँ, एक वो है यार कि गेम बजाऊँगा, गेम नहीं छोड़ूँगा। हाँ, पहले हेल्थ बनानी है अभी। थोड़ा बीच में कोरोना के चक्कर के अंदर ना थोड़ा हेल्थ वेल्थ भी ढीली हो गई है, हवा थोड़ी सी टाइट है। मगर अभी मैं वापस से जिम चालू कर रहा हूँ एंड देन आई विल पंप माई सेल्फ। आप वादा करके जाना मैं तो 3 महीने बाद वापस आओगे 100%। पॉडकास्ट पे। हाँ। जो जो आपने आज प्रॉमिस किया वो इस सारा पॉडकास्ट पे ये पॉट नहीं दिखेगा तुम्हें। सलमान भाई का तो आपने बोला ही, उसके अलावा आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ ना सबके साथ काम करने का, कि कौन कैसा है कैरेक्टर। अरे बहुत बहुत मज़ा आता था मेरे को। पार्टनर के टाइम पे चीची भैया के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। एक तो क्या है, वो हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी बहुत अच्छा डांस वांस करते थे। तो चीची भैया का गाना आता ना, नेत है सुहाना, तो हम लोग भी पार्टी किसी की बर्थडे में डांस वांस करते थे। तो अपने को मालूम नहीं था कि एक दिन चीची भैया अपना हाथ पकड़ के यूं चलेगा, मेरी जान के साथ। तो मुझे नहीं मालूम था ऐसा होगा। मगर जब चीची भैया के लिए हम लोगों ने काम किया ना पार्टनर में, दैट टाइम आई हैड माई एनर्जीज फॉर हिम, वाजिद हैड हिज एनर्जीज फॉर हिम एंड वी टोल्ड सलमान भाई। सलमान ने बोला भाई ये बहुत तगड़ा डांसर है, बहुत फाड़ू डांसर है। और मैं बोला प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तुम देखना, अगर पार्टनर के गाने देखो ना, तो तुम देखोगे गोविंदा से ज्यादा परफेक्ट सलमान खान था। जबकि सलमान भाई ज्यादा कभी लेते नहीं, सिर्फ बीट वीट पे आ जाते, वो गोविंदा के चक्कर में इतनी प्रैक्टिस करी। तो बड़ा मजा आता था। गोविंदा से मैंने प्रॉमिस किया था, मैं गोविंदा को, चीची भैया को बोला था कि वी विल मेक यू डांस दिस टाइम। तो फिर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर डिज़ाइन किया था एंड वो कहती पा 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 पा। और फिर अजय भाई के साथ भी काम किया हम लोगों ने। फिर अपना रावड़ी राठौड़, हाउसफुल, 3-4 पिक्चरें अक्षय भाई के साथ करी है। तीनों चारों पिक्चर मेरे ख्याल से बड़ी फिल्में हैं। भाई आपने बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर के साथ काम किए, हाँ पता सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ है? मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है डेविड सर के साथ। काफ़ी लोग, मिलन लुथरा के साथ बहुत मज़ा आया और टैलेंटेड आदमी। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है? डायरेक्टर लोग की, एक डायरेक्टर था बेचारा साउथ का, वो पिक्चर आई थी ना, ओ प्रिया प्रिया हाँ करेक्ट। तुम सा ना, उसमें वो पिक्चर थी ना, तो उसका बेचारा एक डायरेक्टर था। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह तो ऐसे किस्सा बता रहा हूँ। तो
सलमान भाई वो पिक्चर कर रहे थे, तो सलमान भाई ने बोला कि अरे वो डायरेक्टर आया साउथ से और तुम लोग जाके सेटिंग दे दो, गाने पसंद आ जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो वाजिद और मैं लग गए, वो सी प्रीसेस में रहता था। अब वो आदमी, हम लोग उस वक्त रमज़ान चल रहे थे, तो हम लोग दोनों भाई रोज़े में रहते थे। वो हमको बुला लेता था और वो है ना ऐसे ऐसे किताब लेता था और पेन लेता था और ऐसे करके बैठ जाता था। अभी यार मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू रिएक्ट ही नहीं करे तो मेरी एनर्जी भी थोड़ी चेंज होती है ना कि तो हमने गाना सुना है, तो वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उसने वो गाना लिख लिया। फिर उसने दूसरा, हमने दूसरा सुना, वेरी गुड वेरी, ऐसे करके उसने 16 गाने सुन लिया 3-4 दिन में। तो मैंने वाजिद को पूछा, मैं बोला भाई एक बात तो बताओ, ये कितनी पिक्चर बना रहा है? तो बोलता है एक पिक्चर बना। तो मेरा गाने की पिक्चर ही बनाएगा क्या? 16 गाने तो सिलेक्ट कर। बोलता है, हाँ यार मैं भी, मैं बोला फिर रमजान में बुला लेता है, कुछ ना खिलावे ना पिलावे, हवा टाइट हो गई है यार। इतना टुम चुम करते 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 तो सुनते रहता। तो मैं बोला आज तो इसको कोई गाना नहीं सुनाना, आज मैं सुनाऊंगा। तो मैंने वो फिर बैठ गया भाई, चाय बिस्किट मंगा के, उसको भूख ही नहीं लगी, सैंडविच खाता ही नहीं था। सैंडविच खावे तो मैं हाथ डाल दूं, उसकी चाय बिस्किट में हाथ डाल दूं। तो मैं भी देखते रहता हूँ। तो मैं गया भाई उसको सुना दूं, फिर वापस से ऐसे ही बैठ गई। तो मैंने बोला परदेसी परदेसी जाना नहीं। मैंने ये गाना सुना दिया उसको। वो तो वेरी गुड, उसने वो गाना भी लिख दिया। फिर मैंने बोला आए हो मेरी जिंदगी, तो वो गाना भी लिख दिया। मैंने उसको नदीम श्रवण का गाना सुना, अन्नू मलिक का गाना रिलीज हुए, वो उसको लिख रहा है, वेरी गुड। तो मैं वाजिद को बोला, तो उसको है ना बाद में ना मेरी हरकत समझ में आ गई। तो उसने सलमान भाई को कंप्लेंट कर दी। तो मैं बोला भाई एक हफ्ते से गधे की तरह घुमा रहे हैं। 30 गाना उसने रिकॉर्ड कर लिया। बोलता है तू उसको राजा हिंदुस्तानी के गाने सुना दिया। तो बोला अभी और क्या करूं? मेरा पता नहीं कितनी पिक्चर बना रहा है भाई तुम्हारे साथ। मेरा 29-30 गाने रिकॉर्ड करेगा क्या? सब सिलेक्ट कर लिया। तो क्या बात कर रहा है? मैं बोला भाई अपनी दुकान नहीं है। मैं बोला ये शायद गलत एड्रेस पे आ गया, इसको भेज दो कहीं। फिर उसका म्यूजिक किसी और ने किया। भाई आप जब पहली बार बॉम्बे इंडिया के बाहर गए थे, तो जब फर्स्ट टाइम आपने ऐसा गाना सुना, अपना गाना इंडिया के बाहर, हाँ कैसा फील, मतलब अरे यार बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया होगा। हाँ हाँ, मेरे गाने थाईलैंड के अंदर बज रहे हैं। ओ यानी पा यानी यानी नो, मैं बोला अबे ये तो अपने जैसे सुनाई दे रहा है। हाँ वो थाईलैंड में बज रहा है, एक क्लब के अंदर है। ओ यानी चा कंपी कौचा वंची पा 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 यूं कर रही है। तो मैं बोला अबे ये तो मेरे जैसे गाना है। तो हम लोग बाहर खड़े हो गए, तो कैंडी पॉप थाईलैंड की उसमें गा रही है। बोला सही है। भाई वो एक बार एक डेमो दिखाओ ना प्लीज। आप जो बीट बॉक्सिंग के साथ डेमो करते हो ना, किसी भी गाने का, व्हाटएवर, जब भी आपने किसी का जैसे जैसे कोई सा भी गाना, कोई सा भी गाना बता दो मुझे, कोई सा दारा दारा दा दारा दा दारा दा दारा रा टिंग डंग डिंग डंग डिंग। मैं तो अभी करता हुआ अजीब सा लग रहा है। ट्रंग टकन तक चिकन कतंग टकन टकन तक चिकन कतंग दम दम, ऐसे करके हम कुछ ना कुछ, पेट में बहुत म्यूजिक है मेरे, इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे। म्यूजिक एक वो समंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई डेप्थ नहीं, तुम माप नहीं सकते। तो जब म्यूजिक को लोग बागों ने देखा कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा इल्म है, तो उसके अंदर उन लोगों ने है ना लकीरें बना दी। लकीरें बना के तो उसको शास्त्रों में उतार लिया, तो वो शास्त्र संगीत बन गया। और फिर उसको डिसिप्लिन, उसका एक कायदा कानून बना दिया। मैं उस कायदे कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं उस समंदर का स्टूडेंट हूं जहां म्यूजिक की कोई वो नहीं है। तो आप मेरे को जो चीज भी दोगे मैं उस चीज में ढल जाऊंगा। जो चीज भी मैं सुन लूंगा मेरे दिमाग में वो मेमोरी बन जाती है, मेरे मुंह से वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओ कैंडी दम 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 चुकुड़कु दम दम चुकुड़कु दम 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 कुड़कु तक 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 दम दम चुकुड़कु दम। अब ये जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये सुर में निकल रहा है। करेक्ट। अब सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे। तो these are the element जो, और कहीं ना कहीं दिस मेक्स अस वेरी
मतलब बॉडी में है म्यूजिक। और ये याद नहीं है यार, पता नहीं कहाँ है, थोड़ा मेमोरी भी हिल गई है। नहीं, नो प्रॉब्लम। कितने बार मैं अभी अभी बीच में पार्टी पे गया ना, तो मैं वहाँ ना लोग बाग को पहचाना कि मैं इनको जानता हूँ, ये करता हूँ, मगर मैं उनका नाम भूल गया यार, तो हाँ कसम से, जैसा तो रोज हाँ मैं उनका नाम भूल गया, और मैं उससे मिल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं मिल चुका हूँ इस आदमी को, और मगर मेरी मेमोरी से आउट हो गया वो। तो मंजिल पाने की और मैं कुछ इतनी दूर निकल आया कि खुद के बनाए हुए निशान भी भूल गया। वाह। दिल ने कई बार दस्तक दी कि अबे पलट जा। दिल ने कई बार दस्तक दी कि अबे पलट जा, मैं क्या करता, मैं जिस रास्ते से आया मैं वो रास्ता भी भूल गया। तो मेरे पास कोई सीन नहीं है सिवाय आगे बढ़ता जा भाई, चल फौज में आगे चलता जा। तो आगे बढ़ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। इससे मेरे को एक बात याद आई भाई, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली सबके लिए। हम लोग जब छोटे गांव से आते हैं, आप तो बॉम्बे से ही हो, हम लोग सब बाहर से आए हैं, मैं बाहर से आया हूँ, बहुत लोग आए हैं। तो बाहर से ना दुनिया अलग लगती है, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री। जब अंदर घुसो ना तो समझ में आता है कि अरे अपन जो सोचते थे वैसा तो कुछ है नहीं। हाँ और सक्सेस को सब फॉलो करते हैं, जैसे सक्सेस आती है अचानक भीड़ इकट्ठी होती है, और फिर जब थोड़ा सा भी टाइम बुरा आता है तो अचानक भीड़ गायब होती है, फिर वापस टाइम अच्छा आता है, वापस भीड़ इकट्ठी होती है। करेक्ट? तो आपने तो ऐसा कई बार देखा है। आई वॉन्ट योर ओपिनियन एंड योर जेन्युइन एडवाइस, बिकॉज बहुत आर्टिस्ट हैं जिनका गाना हिट होता है, एज अ कंपोजर, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ सिंगर, वो सब ये फेस करते हैं और वो सब फंसते हैं उस ट्रैप में, और बाद में उनको बहुत दुख होता है। तो उस ट्रैप की अगर सच्चाई थोड़ी सी पता चले ना, बहुत लोगों को भला होगा। देखो कितनी खूबसूरत सवाल किया है। सक्सेस है ना, सक्सेस की एक प्लेट होती है, और वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है सबके लिए, सबके लिए अवेलेबल है वो। भिखारी के लिए भी अवेलेबल है, रईस के लिए भी अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। ये भीड़ लगी हुई है सक्सेस पे। मतलब एक आदमी को अगर सक्सेस ऊपर चढ़ाएगी ना, तो यहां से 3-4 गिर जाते हैं। ये इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो सक्सेस बोलती है कि तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है? यहां तुम में से कौन है जो सक्सेस से मोहब्बत नहीं करता? मुझे बताओ। सब सक्सेस से मोहब्बत करते हैं और सब सक्सेस के पीछे जा रहे हो। बोले तू मुझसे मोहब्बत करता है? तू बोलता हाँ मैं सक्सेस तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरा होना चाहता हूँ। बोले मेरे एक शर्त है। बोले क्या? मैं तुझे हाथ दूंगी मगर तू सिर्फ मेरा ही हो के रहे। मैं तेरे बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दूंगी, मैं तेरे बाप की तबीयत भी ठीक कर दूंगी, मैं तुझे प्लेन में घुमा दूंगी, मैं तुझे गाड़ी दिला दूंगी, तेरी बीवी को मैं शॉपिंग करवा दूंगी, तू तू मेरा ही होके रहना बस। देख लो जो सक्सेस की तरफ जाते हैं ना, उन बीवियों के टाइम नहीं रहता। अरे तुम तो मिलते ही नहीं हो। माँ बोलती है अरे बेटा तू कमा, जिनके लिए लाया उनसे नहीं मिलने देती तुझे। और जब उसकी आशिकी जब सर पे चढ़ती है तो अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। वो सक्सेस की जो आशिकी है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते, और इंसान इंसान मगरूर हो जाता है उस वक्त। उसे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। जिस जिस बीवी की बात सुनता आता है उसको बोलता है तेरे को समझ है क्या, तेरे को घर घर का तेरे को बात। माँ बोलती है अरे बेटा इधर, अरे माँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा माँ, अरे अरे डैड यार। वो आदमी को झुटलाता है जिसके लिए सक्सेस के पीछे जाता है। हर उस आदमी को दूर करता है, हर उस आदमी के लिए उसके पास वक्त नहीं होता है। माँ बोलती है तेरी बहन का रिश्ता आ रहा है, माँ मैं दुबई के अंदर वो बिजी हुई हो, मेरी ये मीटिंग लेनी है, मेरे को ये करना है। हर बिजी आदमी का यही होता है ना। तो वो सक्सेस के पीछे होता है, और जहां वो अपनी सक्सेस को छोड़ेगा और वहां देख बिजनेस आके गिरा दम दिन से, वो लॉस हो गया, फिर वो भगवान के पास चला जाएगा। फिर बीवी की बात समझ में आती, फिर बीवी देखने, फिर माँ को लगती है, फिर माँ के पाँव पे पड़ जाता है, ये माँ मेरा काम नहीं, मेरे लिए दुआ कर दे। माँ फिर तेरे को एनर्जी, बीवी फिर तेरे को एनर्जी दी, फिर तू चढ़ता है, फिर तू उनका वो करता है। तो सक्सेस तो वो है, वो शय है कि उसकी आशिक के अंदर अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस को अपनी घोड़ी बना लेते हैं, जो सक्सेस संभाल लेते हैं ना। जो सक्सेस जब आती है, जब दिमाग खराब होता है ना, उस वक्त अगर तुम्हारे माँ बाप की तुम छाया में हो, तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 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 एक अवार्ड तेरे नाम बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो हमारा गाना सिलेक्ट हो गया था, लगन 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 लगन। तो वो जो तेरे नाम के एक और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो भी जा रहे थे, गाना हमारा सिलेक्ट हो गया था, प्रोड्यूसर ने हमारा नाम ही नहीं दिया, हमें उस अवार्ड में इन्वाइट ही नहीं किया, हमारा गाना। और हम लोग घर में बैठे टीवी पे देख रहे, हमारा गाना नॉमिनेट हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। तो मेरी जान जल गई।
तो मैंने बोला यार, और प्रेस चाह रही है कि कुछ कंट्रोवर्सी लिखा है। तो मेरे पापा वॉक कर रहे थे घर में, तो वॉक कर रहे थे, तो मेरे को देख के, अब वो म्यूजिशियन है, उन्होंने देखा सबको, तो देख के हंसने लगे। तो बोले क्या हुआ, तेरी जान चल रही है क्या? तो मैं बोला पापा अपना गाना सिलेक्ट हुआ, इन लोगों ने अपने को इनवाइट तक नहीं किया है, अपने को अवार्ड में भी नहीं बुलाया, गाना अपने को अवार्ड भी नहीं मिला। तो पापा ने मालूम मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दिया। पापा ने बोला अल्लाह पाक उसको नवाज रहा है, उसके रास्ते मत जा, जब तेरा तेरा टाइम आएगा तेरे रास्ते कोई नहीं आएगा। वाह। और वही हुआ। जब हमें मिले तो सारे अवार्ड मिले। हम वो म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने जितने अवार्ड थे वो सारे अवार्ड हमें मिले। ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो नहीं मिला हो। ऐसा कोई अवार्ड नहीं कुछ जो मिला। और एक आर्टिस्ट जो होता है ना, जैसे हम म्यूजिक की बात करते हैं, तारसे में एक आर्टिस्ट की उम्र उसके मरने के बाद होती है। कम टाइम के अंदर वो अपनी उम्र कितनी बढ़ा ले या कितनी घटा ले, वो उसके हाथ में होता है। आज किशोर दा मेरे ख्याल से मरेंगे नहीं, पता नहीं हजारों साल। आज रफ़ी साहब, ये लोग सब लोग ये कभी मर नहीं सकते। माइकल जैक्सन, ये लोग दे विल ऑलवेज लिव बाय देयर वर्क दे हैव डन। एंड दे रिमेंबर्ड मोर व्हेन दे आर नॉट देयर। या हाँ, ये लोग वाओ कि वो है, वो फितरत है। जैसे आदमी गायब होता है उसके बारे में ध्यान देने लगते। तो क्या सब चलता है, सब ठीक है, प्यार मोहब्बत को। तो इससे ये समझ में आता है कि जब भी किसी को सक्सेस मिले तो पागल नहीं होना चाहिए। वो अपने माँ बाप का साया ना छोड़। अगर सक्सेस तेरे को मिली और तेरे को लग रहा है तेरे खन्ने बहक रहे, तो बस उस वक्त अपनी बीवी बच्चों का और अपने माँ बाप का साया मत छोड़। आज अरिजीत के पास क्या सक्सेस, वो सक्सेस की एक नहीं 3 घोड़ी खड़ी है उसके आगे, मगर वो सीख गया ये काम। उसके माँ बाप के साथ है, देखो ब्लेसिंग में। ट्रू। तो सक्सेस कहीं नहीं चढ़ रही है, वो घोड़ियां बन के खड़ी हुई है। जब वो अपने घर से निकलता है, अब सक्सेस की घोड़ी पे चढ़ जाता है, ले हुआ एक गाना आता है, दुनिया फिर वो बेचारा रखता है, फिर घोड़ी से उतरता है, चलता अपने घर चला आता है। तो चल रहा है, वरना कितने लोग कहीं कहीं मिलते हैं यार। सक्सेस लपेट देती है अच्छों को। तो भाई आप बहुत सारे रियलिटी शोज का पार्ट रहे हो। रियलिटी शो बड़े मजा आता है। बहुत सारे शोज का नहीं, बस सारे काम करा। तो रियलिटी शोज कितने रियल है? पता नहीं, अपन तो रियल है। नहीं यार, मगर रियल है या नहीं रियल है ये बात तो खैर बोलने लायक नहीं, मगर कहीं ना कहीं लोग बागों का फ़ायदा होता है उससे। और थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस अगर ले आए तो मेरे ख्याल से मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो जीतने वाले को इतना जूस आउट कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो उसकी दिशा बिगड़ जाती है। जीतने के बाद अगले असली स्ट्रगल तब शुरू होती है। हाँ, मतलब जिस काम को करके वो उस मुकाम पे आया वो काम नहीं करता, वो दूसरा कुछ करने लगता है। ट्रू। तो ये मेरे ख्याल से दौर ऐसा चल रहा है इस वक्त, है ना। इस दौर के अंदर है ना, टैलेंट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो टैलेंट तो कॉमन है, वो तो होना ही है, मगर अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है? 10 टैलेंटेड लोग हैं, उनमें से अपॉर्चुनिटी आ रही है 2 लोगों के पास, तो 8 का क्या? हमें स्टोरी वो याद रहती है जो एक गरीब लड़का जो आज मर्सिडीज में घूम रहा है, वो स्टोरी दिखती है। मगर कुछ इतने ऐसे लड़के भी हैं जो परेशान हैं, और तक कितनों को तो मैंने घर भेजा है समझा समझा के। कभी कभी लोग बाग क्या है, वो गलत सीखते विखते नहीं है, बस वो उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ है, हम बम्बई में जाके स्ट्रगल है। बम्बई की लाइफ बहुत अलग है यार। बम्बई में जो चमकता है बस उसी को काम मिलता है। क्या है, आई बिलीव वन थिंग, यू नो, कि हम है ना ज़िंदगी भर मेहनत करके यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद क्या होता है, यहाँ आने के बाद यहाँ का दिखने लगता है, तो आदमी यहाँ जाने की कोशिश करता है। मगर तुझने ज़िंदगी भर अगर मेहनत करी यहाँ आने की, पहले यहाँ का तो कमा ले, फिर तुझे मौका मिलेगा यहाँ। लोग बाग सीधे जम मार लेते हैं। हमारी किताब में भी कहा गया है कि मांगना तेरा हक है, मिलना नहीं मिलना उसके ऊपर छोड़ दे। एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत कम लोगों को पता है कि दीवाना एल्बम भी आप लोगों ने कंपोज की थी। क्योंकि मुझे खुद को ना आपके साथ काम करने के 2 साल बाद पता चला। उस वक्त भी बहुत बड़े गेम हुए हैं, मतलब दीवाना के पीछे है ना वो निखिल विनय के फोटो डाल दिए टी सीरीज ने। हम लोग के साथ टसन थी तो हमारा फोटो नाम ही हटा दिया। क्या क्या दौर होता था हमें यार। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम है। हमें नन्नू क्या कहने। हमारी एल्बम रिलीज हुई, साला पार्टी वार्टी करी, गोल्डन सिल्वर जुबली करी, हम लोग को ही नहीं बुलाया। हाँ, अरे भाई बहुत 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 मजे लिए, मगर बहुत मजा आया मेरे को। टी सीरीज के अंदर हमने बहुत काम किया, एंड गुलशन जी इज लाइक, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू गुलशन जी, एंड नन्नू इज लाइक माई यंगर ब्रदर। तो हाँ,
अच्छा है। और भाई आपने रिजेक्शन कैसे हैंडल किया है? कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना किसी ने रिजेक्ट किया है और फिर वो गाना सबसे बड़ा गाना बना? बहुत तेरे मस्त मस्त दो नैन 4 पिक्चरों से रिजेक्ट हुआ। किससे किससे रिजेक्ट हुआ, बोल सकते अभी किसी का नाम नहीं लेते, मगर मैंने उन 4 लोगों को मैं ऐसे देखता था कि मैं बोला वाह क्या गुनी आदमी है यार, ये इसको सुपर हिट गाना दे रहा है यार, ये सोच रहा है कि ये सलमान खान और हम लोग चिपका रहे हैं गाना। सो दैट टाइम जब ये गाना चला गया ना, तब मैंने सलमान भाई को आंख मारा और मैंने बोला भाई ये गाना है ना, ये जबरदस्ती मत पिलाओ, ये गाना अपन अरबाज भाई की फिल्म में करेंगे। तो सलमान भाई को बोला अरे हाँ यार, बोले दबंग के अंदर ये गाना करेंगे। और तब हमने इस गाने को रिकॉर्ड किया। मतलब ये गाना हमें बहुत पसंद था, हमें पता था कि ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही हिट गाना है, मगर ऐसा नहीं सोचा था कि ये गाना हमारी ज़िंदगी बदल देगा, हमें वो शोहरत दे देगा जो हमने आज तक कभी पाई नहीं। एंड बहुत अवार्ड्स मिले, मतलब एक एक इवेंट के अंदर 5-5 अवार्ड मिले, बड़ा मज़ा आया। मैंने तो बहुत अवार्ड लेने जाता था, चश्मा शमा टोपी वोपी डाल के एकदम मस्त अपने भाई के साथ जैकेट वैकेट मार के, दोनों एक दूसरे को गाना सही लग रहा है। वाजिद को मैं बोलता था तू ऐसा कपड़ा पहन। वाजिद बहुत शरीफ आदमी था बेचारा, जब देखो मैं जैकेट में बोला स्टार लोग ये सूट वूट पहन के नहीं आते, मेरा टाई वाई लगा के आ नहीं है, मेरा जैकेट वैकेट मारने का चश्मा। बोला नहीं नहीं साजिद भाई तुम ऐसा चलो मैं ऐसा चलो। मेरा भाई बहुत बोला था यार, वो बहुत बढ़िया आदमी था। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो? मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मगर मेरे को वो रील वील बनाने में बड़ी शर्म आती है यार। हाँ मैंने 2-3 बार किया था, फिर जब अपने आप को देखा ना तो मैंने बोला अबे क्या बावला है तू यार, क्या क्या कर रहा है यार। हाँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम वो एज से निकल चुके हैं एंड हमने इतना काम कर लिया है, लोग बाग फॉलो करेंगे। अभी आपको एक वर्ड बोलता हूँ, उससे क्या समझ में आता है और कितना आप यूज़ करते हो? AI। AI है फ्यूचर, आई बिलीव इन इट। एंड आप यूज़ करना शुरू किया आपने? मैंने चालू कर दिया AI। अभी AI के मेरे कुछ सीरीज़ के कुछ गाने वाने भी मैंने कुछ निकाले हैं और AI की मैं मदद ले रहा हूँ कि इससे भी है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है, दे आर वेरी बिग AI कंपनी, तो अभी वो सब चक्कर भी है, तो मुस्कान भी पड़ रही है। तो हाँ AI मेरे ख्याल से हाँ इट्स अ नाइस थिंग यार। भाई आपका लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है? मेरी भी शादी हुई थी नई नई, तो मेरी बीवी बॉम्बे की है, पढ़ी लिखी मॉडल या जीन्स वीन्स, मैं उसको मेरे मुल्क ले गया, तो मैं उसको देख वेख के अंदर वापस हम लोग आ रहे थे, तो आते में हम लोग को है ना, मतलब आधे स्टेशन तक की पब्लिक आई यार छोड़ने के लिए। ये हमारा नाम हो गया था तब ये हो गया था मेरी वही, तो मैं ना वो आने के चक्कर में मैं टिकट लेना भूल गया। अब मैं चढ़ गया, अब मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो मतलब ये, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला अच्छा तू टेंशन मत ले, तू बैठ आराम से। तो मैंने देखा TC आगे से सबको चेक करता हुआ आ रहा है, तो 2 रो पे आया ना, तो मैंने इसको ऐसे दिया, तो बोली आई एम गेटिंग वेरी स्केर्ड। तो मैंने ना उसको बोला जब ये आएगा ना तो तू बोलना माय हस्बैंड इज आउटसाइड। तो मेरी वाइफ के पास आया वो, तो उसने बोला मैडम टिकट टिकट, तो उसने बोली कि माय हस्बैंड इज आउटसाइड। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने ऐसे ऐसे करके उसको हाथ दिखाया, देव सा बोला। तो उसने सोचा कि बड़े लोग हैं जीन्स वीन्स पहना हुआ है AC ट्रेन में आया, ऐसा थोड़ी होगा। तो बाद में वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको बोला, मैं बोला भाई मैं टिकट लेना भूल गया। तो उसने बोला तो टिकट लेना भूल गया, बोले तुम पे तो पेनल्टी लगेगी और ये लगेगी। मैं बोला 2 लोग हैं, तो नया नया कौलाद लड़का था, तो मैंने बोला, तो मैंने उसको बोला, मैं बोला अभी इधर तक के तो आ गए, मैं बोला दिल्ली छोड़ दे तू रख ले। तो मेरे को ऐसे करके देख रहा है, बोलता है मैंने ऐसा कभी किया नहीं। तो मैं बोला अबे कर ले, पहली बार अभी मैं भी फंसा हूँ, तू भी ले ले। तो ट्रेन दिल्ली पहुंची, तो उसने ना एक नोटबुक दे के चला गया। तो नोटबुक में ना मैंने मेरी बीवी को बोला, मैंने इसमें 10 रुपए का नोट डाल दे। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने नोटबुक ऐसे, तो मैंने नोटबुक उसको दे दी, उसने स्टेशन पे उतारा, मैंने नोटबुक उसके हाथ में दी, मतलब इसके अंदर है। तो उसने ना, और मैं लेके चलता गया, तो मेरी भी ना वो पढ़ी लिखी घबरा गई, बोलती साजिद व्हाट हाउ कैन यू डू दैट। बोले 10 रुपए दिए, बोले इतनी वहाँ से 4.5 घंटे की ट्रेन में AC में नाश्ता खा गया, पेपर खा गया, सब कुछ खा गया। बोले 10 रुपए, तो TC पीछे चिल्लाया। तो मैं ऐसे टर्न हुआ, पलट के वैसे हो रहा क्या हुआ, तो मेरे पास आया और आके मुझे ये क्या है। तो मैं बोला देख मैं देने वाला था तुझे 500, क्योंकि तूने पहली बार काम किया, मैंने तुझे सिखाया, तो 490 गुरु दक्षिणा। 10 रुपया दे के मेरी हाथ पकड़ के चल दी। तो मेरे को पीछे से बोलता
बम्बई वाले हो। तो लाइफ में ऐसे से भी बढ़ा, तो मेरी वाइफ बहुत एम्बैरस हो गई थी। अरे मैंने बोला कौन सा मैंने लूट लिया यार। भाई अगर बता सको ना, मुझे भाभी की कहानी याद आई। भाभी के दोस्त की जमाल गोटा वाली कहानी। अरे मेरी वाइफ का एक है ना, कॉलेज में ना, मेरी वाइफ, हम लोग स्कूल से एरिया के दोस्त लोग हैं, तो कॉलेज में हमारी हरकतें थी कुछ झगड़ा वगड़ा करने की, तो हम लोग थोड़ा बैड बॉयज वाले गेम में थे। मेरी वाइफ का एक साइलेंट लवर था, मगर वो बेचारा बहुत हद से ज्यादा शरीफ था। वो कभी उसको बोल ही नहीं पाया। वो सोच रहा था कि काश ये एक दिन समझेगी। वो उसको उसी नजर से देखती नहीं थी। अब एक दिन मेरे को वो कहीं रेस्टोरेंट में मैं बैठा था, तो मेरे को मिला बेचारा। अच्छा, मेरी और मेरी वाइफ का है ना वो बातचीत नहीं होती तभी उस वक्त, तो मैंने बोला इसको ठसाने के लिए इसको ले जाता हूँ। वो बातचीत नहीं कर रही थी, मुझसे नाराज थी, तो मैंने बोला ये तोते को घुमाता हूँ, इसको दिखाता हूँ। मजे लेते। तो मैं इसको घर ले गया, तो वो घर गया ना, तो वो है ना छुप गया दीवार के पास। तो मेरे बच्चे लोग भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे लोग भी देख रहे हैं कि, तो मैंने बोला मम्मा का दोस्त है। अब मेरी जितने भी जो मेरे जो हेल्पर है वो लोग भी देख रहे हैं कि अब मेरे घर में ये सब थोड़ी होता है ये सब। अब मेरी भी है ना नाराज होके, मेरे से नाराजगी में जैसे आई ना, तो उसने उसको डरा दिया। ऐसे करके तो वो घबरा गई इसकी, ओ यू, तो ऐसे करके वो तो उसके गले लग गया। गले लग के उसने ये उसकी पप्पी ले ली। तो मैंने बोला ये क्या, ये क्या। अब वो भी थोड़ी ऐसी हो गई। तो मेरे बच्चे मेरे को देख रहे कि हमारे बाप के सामने आ रही है। तो मेरे जितने हेल्पर थे बोले, तो वो भी बोल रही, बोले साजिद भाई। बोले कौन है? तो मैं बोला ये उसका दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, मिला। तो उसने मेरे को बोला अभी तू है ना डिस्टर्ब मत करा, मैं बॉबी के साथ इतने साल के बाद, बड़े सालों के बाद मिला था। बोले मैं इससे बात करूंगा, तू खाना तू बना। तो मैंने उसको अपनी कुकिंग स्किल बताई। तो मैंने उसको बोला, अपनी हेल्पर में बोला वो जुलाब की गोलियाँ ना रखी। तो बोले वो वहाँ है। मैंने ले आ। तो शामी कबाब मैंने बनाए, और मैंने 5-6 जुलाब की गोली है ना उसे कूट के और उसको पानी में से करके और शामी कबाब के उसको हाथ में घुमा के रहा, मैंने तो कबाब बनाने चालू कर दिए। अब कबाब जो है गरम गरम, तो उसने पहला कबाब का बोले तूने सिखा दिया इसको, शेफ बनना तूने सिखा दिया है। अब उसने भाई पेलने में उसने 8-10 कबाब पेल लिए। शामी कबाब छोटे छोटे थे। मैं बोला गया बेटा तू अब। फिर दूसरे दिन है ना वो खा पी के सब हो गया, बातचीत चला गया। दूसरे दिन मैं फोन करूँ तो फोन नहीं उठा रहा है। फिर मेरे तीसरे दिन उसको फोन किया, तो फोन उठाया। तो मैं बोला अबे किधर है तू? तो बोलता है ठीक है रहे। तो मैं बोला क्या हुआ, क्यों इतना ऐसा क्यों रहा है? बोलता है अरे यार क्या बताऊं, मेरा तबीयत इतना खराब हो गया। बोले 1.5 किलो कम हो गया मेरा। 1.5 किलो उसका जो निकलवा दिया मैंने। तो मैंने उसको बोला, मैं बोला एक्चुअली तूने पागल है। मैं बोला तू बहुत ज्यादा कबाब खाया। तो बोलता है हाँ यार मैं खुशी खुशी में खा गया था। मैंने चल छोड़, मैंने सैटरडे को लंच करेंगे क्या? होता अब मैं भाभी याद कर रही है आजा। बोला नहीं रे मैं बाहर हूँ यार। तो ऐसे मजे लिए लाइफ में। जिंदगी एक्चुअली जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत ही यादें हैं। ट्रू। मेमोरी, जिस शख्स के पास मेमोरी नहीं ना वो अकेला हो जाता है। अगर आप स्टोरी टेलर नहीं हो ना, तो आप अपनी औलाद के दोस्त नहीं बन सकते। अगर आप अपनी औलाद के दोस्त बन गए तो आपका बुढ़ापा सुधर गया। कनेक्ट विद द किड्स, क्योंकि जब आप बुढ़ापे में चले जाते हो ना, तो आपको इज्जत, टाइम और आपके साथ खेलना मस्ती सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े नहीं करते। भाई क्रेजीएस्ट फैन स्टोरी है कोई? क्रेजीएस्ट फैन स्टोरी कनाडा की है। हम गए थे, हमें अवार्ड मिला था। फिर मेरी वाइफ ने ना, जब हमें होटल मिल गया तो होटल में फिर वो कुछ मिलता थोड़ी है, वो सब खाली होटल मिलता है सिर्फ। तो मेरी बीवी ने मेरे को जाते साथ लीस्ट दे दी। बोले कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से ये ले आओ ये ले आओ। तो मैं ऐसे पीछे के रास्ते से उतरा और मैं ऐसे दीवार पे ना क्राउड के पास ऐसे खड़ा हो गया था। दूर से मैं देख रहा था कि कौन कौन आ रहा है, क्या होता है। तो मेरे को लोग बागों ने मिल लिए, मेरे को पहचान लिया वहाँ पर। तो मेरे पास आ गए, हाँ 8, 10, 12 लोग। अरे हाय साजिद है, ये साजिद ये दिस। तो मेरे को बोलने लगे कि यू सिंग वन सॉन्ग फॉर मी, ये वो। तो मैं बोला देख भाई मेरी बीवी ने ना ये लिस्ट भेजी है, ये लिस्ट। मैं बोला ये तू ले आ, ये तू लिया, ये तू लिया। फिर मैं तेरे को 2-3 गाना सुनाता हूँ। तो उन लोग जाके मेरे लिए सामान चल रहे।
मैंने एक दो गाना सुनाया, सामान लिया, पैसा जेब में रखा, चल दिया। Life is very easy. You should know how to live it. Life is very funny. You should know how to laugh. Life is very beautiful. You should have that eyes. भाई जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला चीज़ तो मैं आपको कुछ वर्ड बोलूँगा, उससे आपको क्या समझ में आता है आपको बताना है। कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट ये वो खजाना है जो तेरे मरने के बाद भी मिलेगा। ओके। पब्लिशिंग। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। म्यूजिक लेबल्स। म्यूजिक लेबल्स मतलब जमींदार। नहीं, उनको आप क्या बोलना चाहते हो म्यूजिक अपने लेबल तरफ को से? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक लेबल को ये बोलना चाहता हूँ कि अबे कहाँ तू भी इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहा है मेरे को। मन में आता है। जो दुनिया में छोड़ आया वो थैली मेरे हाथ में क्यों दे रहा है? भाई और आखिरी सवाल, आपने साजिद वाजिद के नाम को जिंदा रखा है वाजिद भाई के बाद भी। साजिद भाई को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। जी। उन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अभी हम और क्या सुन सकते हैं आने वाले टाइम पे, क्या प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो? यार मैं म्यूज़िक तो कर ही रहा हूँ, मगर अभी तालीम वो बनाया है, तालीम चैनल को कर रहा हूँ, और फिर मैं कुछ ऐसे काम भी कर रहा हूँ जो मैं इस स्टेज पे बताना नहीं चाहता। इंशाल्लाह वो हो जाए तो अच्छा भी लगेगा बात करते हुए, मगर येस ऑफ कोर्स मैं चुप नहीं बैठा हूँ, मेरे अंदर लगी हुई आग। आई वॉन्ट टू गिव इट बैक। साजिद वाजिद को इस दुनिया ने बहुत दिया है, अब वाजिद तो रहा नहीं है, साजिद से अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो हाथ जोड़ के मैं देना चाहूँगा कि ले जाओ भाई, अपनी ज़िंदगी बनाओ।